पहले मैं बैटिंग कर रहा हूँ। प्रणव, तुम बॉलिंग करो और बाकी सब फील्डिंग करेंगे। लेकिन यह भी तो तय करना होगा कि तुम्हारे बाद बैटिंग कौन करेगा और उसके बाद क्या क्रम चलेगा। प्रणव सही कह रहा है। साथ ही कौन कब बॉलिंग करेगा यह भी बताओ। वरुण, प्रणव और बाकी बच्चे जो कुछ कह रहे हैं वह तो स्पष्ट समझ आ रहा है। ये सब बातें समझ में आने का कारण है वर्णों के सही मेल से शब्द बने होना और शब्दों के सही मेल से वाक्य बने होना। वैसे तो तुम सब वर्णों और शब्दों के बारे में जानते हो, फिर भी मैं एक बार स्पष्ट कर देती हूँ। इन सब के नामों से ही समझते हैं। वरुण, प्रणव, ध्रुव नाम है। ये नाम भी शब्द हैं क्योंकि इनका स्पष्ट अर्थ है। ये सभी शब्द विभिन्न वर्णों से मिलकर बने हैं। आइए उन्हें अलग अलग करते हैं। वरुण, व जमा अ जमा र जमा उ जमा ण जमा अ अर्थात वरुण। प्रणव, जमा अ जमा ण जमा अ जमा व जमा अ अर्थात प्रणव। ध्रुव, ध जमा र जमा उ जमा व जमा अ अर्थात ध्रुव। किंतु अब आगे इन वर्णों को विभाजित नहीं किया जा सकता, अतः वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। रचना की दृष्टि से वर्ण या अक्षर भाषा की लघुतम इकाई है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आओ मानक हिंदी वर्णमाला को जानें। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। अनुस्वार अंग, अनुनासिक अंग। विसर्ग अ। आगत स्वर औ। व्यंजन क ख ग घ। अंग कवर्ग च छ ज झ ञ अर्थात चवर्ग। ट ठ ड ढ ण ळ ढ़ अर्थात टवर्ग। त थ द ध न अर्थात तवर्ग। प फ ब भ म अर्थात पवर्ग। ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। य र ल व। ये चार अंतस्थ व्यंजन हैं। श श स ह। ये चार ऊष्म व्यंजन हैं। क्ष त्र ज्ञ श्र। ये संयुक्त व्यंजन हैं। ज फ। ये गृहीत व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा वे व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर दो प्रकार के हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 4 ह्रस्व स्वर माने गए हैं, अ, इ, उ, ऋ। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। हिंदी में 7 दीर्घ स्वर हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
व्यंजनों के भेद। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। क से लेकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय मुख से निकलने वाली हवा उच्चारण के स्थान से स्पर्श करती हुई निकलती है। इसी कारण ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच जैसा होता है। इनका उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी अंग का स्पर्श नहीं करती। य, र, ल, व 4 अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन। इनके उच्चारण के समय मुख में वायु का टकराव होने से गर्मी पैदा होती है। श, श, स, ह 4 ऊष्म व्यंजन है। ड़ और ढ़ हिंदी की विकसित हुई नई ध्वनियां हैं। ये दोनों ध्वनियां ड और ढ से बनी है। ड़ और ढ़ को उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये दोनों वर्ण शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त नहीं होते। इनका प्रयोग शब्द के मध्य और अंत में होता है, जैसे लड़ाई, पढ़ाई, बाढ़, चढ़ाई, बड़प्पन, पीढ़ी। संयुक्त व्यंजन। 2 व्यंजनों से मिलकर बना नया व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। ये दो व्यंजनों के योग से बने हैं, जैसे क जमा श बराबर क्ष, जैसे क्षमा, क्षत्रिय, कक्षा। त जमा र बराबर त्र, जैसे त्रिकोण, त्रिलोक, पत्र। ज जमा इय बराबर ज्ञ, अर्थ जैसे ज्ञात, ज्ञान, विज्ञान। श जमा र बराबर श्र, जैसे श्रम, परिश्रम, विश्राम। अयोग वाह। जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वे अयोग वाह के अंतर्गत आती हैं। अयोग वाह का अर्थ है योग न होने पर साथ रहना। इन ध्वनियों का प्रयोग हलंत वर्णों के साथ नहीं होता। अयोग वाह 3 होते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। अनुस्वार। जिस स्वर का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है उसे अनुस्वार कहते हैं, जैसे चंचल, फंदा, चंदा, अंडा, गंगा। अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जैसे मां, आंख, 5, चांद, हंस। विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह के समान होता है, जैसे प्रायः, क्रमशः, पूर्णतः। आगत स्वर अ। अंग्रेजी भाषा के कई शब्दों का समावेश हिंदी भाषा में हो गया है। उनके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अंग्रेजी की अ ध्वनि को आगत स्वर के रूप में ले लिया गया है। आगत का अर्थ है आया हुआ, जैसे कॉफी, कॉलेज, डॉक्टर, मॉल आदि। इसी प्रकार ज और फ ध्वनियों को भी फारसी और अरबी भाषाओं से हिंदी में शामिल किया गया है, जैसे जरूर, मजदूर, ज्यादा आदि।
व्यंजन द्वित्व। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे व्यंजन द्वित्व कहते हैं। जैसे क जमा क जमा क, अर्थात पक्का, चक्का। च जमा च बराबर, अर्थात कच्चा, सच्चा। ज जमा ज, अर्थात सज्जन, छज्जा। ल जमा ल, अर्थात बल्ला, बिल्ली। त जमा त, अर्थात छत्ता, कुत्ता। ट जमा ट, अर्थात पट्टी, फट्टा। वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ है शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजनों और स्वर को अलग अलग करके लिखा जाता है। जैसे कलाकार, अर्थात क जमा अ जमा ल जमा आ जमा क जमा आ जमा र जमा अ। पाठशाला, प जमा आ जमा ठ जमा अ जमा श जमा आ जमा ल जमा आ। कृष्ण, क जमा रि जमा श जमा ण जमा अ। र के संयुक्त रूप। र व्यंजन का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता है। जिस प्रकार स्वर को व्यंजन के साथ मिलाकर लिखने के लिए स्वर की मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार र व्यंजन को अन्य व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखने के लिए र के विभिन्न रूपों तथा प्रयोगों पर ध्यान देना आवश्यक है। स्वर रहित र रेफ कहलाता है। वह अगले वर्ण की शिरोरेखा पर खड़े अर्धवृत्त के रूप में लिखा जाता है। जैसे र जमा म, अर्थात चर्म, कर्म, धर्म। र जमा च, अर्थात खर्च, चर्च, अर्चना। र से पूर्व यदि कोई स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसी व्यंजन के निचले हिस्से में लिखा जाता है। जैसे द जमा र, अर्थात कद्र, द्रविण, दरिद्र। क जमा र, अर्थात क्रम, क्रमांक, विक्रम। यदि ट और ड व्यंजन स्वर रहित हों तथा उनके बाद र हो तो उन व्यंजनों के नीचे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ट जमा र, अर्थात ट्राम, ट्रेन, ट्रक। ड जमा र, अर्थात ड्रामा, ड्रम, ड्राइवर। हेलो, मेरा नाम सोनम है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पारुल है। क्या विद्यालय में आज तुम्हारा पहला दिन है? हाँ, मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ। पहले मैं सहारनपुर में पढ़ती थी। मुझे तुमसे मिलकर अपार खुशी हुआ। अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है। मैं तुम्हें घर पर बुलाऊंगी। पारुल, तुम तो बोलते हुए वर्तनी की अशुद्धियां कर रही हो। कैसे? तुमने पढ़ने, पढ़ती, अपार, जन्म शब्द गलत बोले हैं। इनका सही उच्चारण है पढ़ने, पढ़ती, अपार, जन्म। तुम सब ने सुन ही लिया होगा कि पारुल वर्तनी की अशुद्धियां कर रही है। शब्दों के गलत उच्चारण से वर्तनी की अशुद्धियां लिखने में भी हो जाती हैं। वर्तनी की अशुद्धियां व्याकरण के ज्ञान के अभाव तथा क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव से होती हैं। चलो, सोनम और पारुल के अध्यापक से ही वर्तनी की अशुद्धियों को जानते हैं। आज हम जानेंगे वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में, क्योंकि
भाषा के शुद्ध प्रयोग का मुख्य आधार शुद्ध वर्तनी है। सुंदर लेख तथा उत्तर के बीच वर्तनी की अशुद्धियां ऐसे लगती हैं जैसे स्वादिष्ट खाने में कंकड़। हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है। इसमें जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। अशुद्ध उच्चारण से ही वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं। अतः विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करना चाहिए। व्याकरण के ज्ञान का अभाव तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव भी अशुद्ध वर्तनी के कारण है। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, मात्राओं की अशुद्धियां, आवास, आवास, प्राप्ति, प्राप्ति, सामाजिक, सामाजिक, अज्ञात, अज्ञात, क्योंकि, क्योंकि, हानि, हानि, नारे, नारी, पुराना, पुराना, बूढ़ा, बूढ़ा, ड़, ढ़ की अशुद्धियां, जोड़, जोड़, लड़की, लड़की, पढ़ाई, पढ़ाई, खिलाड़ी, खिलाड़ी, ओढ़नी, ओढ़नी, गड्ढा, गड्ढा, अनुस्वार तथा अनुनासिक की अशुद्धियां, सन्यासी, सन्यासी, हंसना, हंसना, चांद, चांद, अंगूठी, अंगूठी, सांस, सांस, महंगा, महंगा, पांव, पांव, मुंह, मुंह, कांच, कांच। र के प्रयोग की अशुद्धियां, कृष्ण, कृष्ण, आशीर्वाद, आशीर्वाद, पवर्त, पर्वत, चंद्रमा, चंद्रमा, चर्क, चक्र, दृष्टा, द्रष्टा, गृह कार्य, गृह कार्य, कीर्ति, कीर्ति। संयुक्ताक्षर तथा व्यंजन द्वित्व की अशुद्धियां, चिन्ह, चिन्ह, उज्ज्वल, उज्ज्वल, श्रृंगार, श्रृंगार, पत्थर, पत्थर, व्यक्तिक, वैयक्तिक, तटस्थ, तटस्थ, ध्वस्त, ध्वस्त, व्याकुल, व्याकुल। अन्य अशुद्धियां, मातृभूमि, मातृभूमि, ऋतु, ऋतु, कवियत्री, कवयित्री, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, सोचनीय, शोचनीय, विवाहिक, वैवाहिक, अदृश्य, अदृश्य, अशोक, अशोक, क्षमा, क्षमा, स्कूल, स्कूल, आचरण, आचरण, श्रवण, श्रवण, श्वेत, श्वेत, श्याम, श्याम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, अनिष्ट, अनिष्ट, उष्म, ऊष्म। नुक्ते की अशुद्धियां, साफ, साफ, मजदूर, मजदूर, बर्फ, बर्फ, जमीन, जमीन, कागज, कागज, जरूरत, जरूरत। वर्णों और शब्दों के बारे में तो तुम्हें पता है। शब्द क्या है, यह पता होने के साथ शब्दों के प्रकार, उनकी व्युत्पत्ति आदि के बारे में जानना भी जरूरी है। आइए शब्दों के प्रकार, व्युत्पत्ति, अर्थ आदि के बारे में व्याकरण की दृष्टि से जानें। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतरण और व्युत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है वह शब्द विचार कहलाता है। शब्द का प्रयोग स्वतंत्र रूप में किया जाता है, अर्थात वर्णों का वही समूह शब्द कहलाता है जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे पवन, बरसात, मौसम, औरत आदि। यही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब इनके रूप में कुछ परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन के साथ ही वे स्वतंत्र न रहकर परतंत्र हो जाते हैं, तब उन्हें शब्द न कहकर पद कहते हैं। शब्दों के रूप में यह परिवर्तन व्याकरण के नियम, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, लिंग,
वचन, क्रिया, काल आदि के कारण होता है। शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है: रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पशु, आदमी, पुस्तक, सेना, पेड़, फूल आदि। इन शब्दों के खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये और ऐसे अनेक शब्द परंपरा से निश्चित अर्थ के द्योतक हैं। इन्हें मूल शब्द भी कहा जाता है। परंपरा से चले आ रहे ये शब्द ही रूढ़ शब्द के नाम से प्रचलित हैं। यौगिक शब्द जो शब्द रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्दों के योग से बने इन शब्दों के खंड सार्थक होते हैं, जैसे रसोई घर, रसोई जमा घर, विद्यालय, विद्या जमा आलय, बैलगाड़ी, बैल जमा गाड़ी, धर्मशाला, धर्म जमा शाला। योग रूढ़ शब्द जो शब्द सार्थक खंडों से बने होते हैं तथा अपने मूल अर्थ का बोध कराने के स्थान पर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय। हिम तथा आलय सार्थक खंडों के योग से बना है। इसका मूल अर्थ बर्फ का घर है, किंतु हिमालय का प्रयोग केवल भारत के उत्तर में स्थित पर्वत विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार गजानन अर्थात गज जमा आनन, पंकज, पंक जमा ज, पीतांबर, पीत जमा अंबर आदि योग रूढ़ शब्द हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे हस्त, हस्ती, तृण, घृत, वानर आदि। तत्भव शब्द हिंदी के वे शब्द जो संस्कृत शब्दों से बिगड़कर बने हैं, वे तत्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे हाथ, हाथी, घास, घी, बंदर आदि। कुछ प्रचलित तत्सम तद्भव शब्द हैं: गर्दभ गधा, मुख मुंह, चंद्र चांद, पक्ष पंख, अज्ञान अनजान, सूर्य सूरज, हास हंसी, कूप कुआं, दुग्ध दूध, ग्राम गांव, जिह्वा जीभ, लौह लोहा, मौक्तिक मोती, लक्ष्य लाख, उच्च ऊंचा, आश्रय आसरा, तृण तिनका, अंगुष्ठ अंगूठा, दधि दही, पत्र पत्ता, हस्ती हाथी, दंत दांत, अग्नि आग, उलूक उल्लू, आम्र आम, क्षीर खीर, रात्रि रात, अस्थि हड्डी। देशज शब्द ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति विभिन्न भारतीय भाषाओं या प्रादेशिक बोलियों से हुई है अथवा परिस्थिति एवं आवश्यकतानुसार बनकर प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे चिड़िया, लकड़ी, गाड़ी, घोंसला, जूता, पगड़ी, लोटा, झाड़ू, झुग्गी और पेटी आदि। विदेशी शब्द
हमारे देश में अनेक विदेशी आए। उनसे संपर्क के कारण उनकी भाषाओं के भी कुछ शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हो गए। विदेशी भाषाओं से आए ये शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। अंग्रेजी से आए शब्द स्कूल, कॉपी, हॉस्पिटल, टेलीफोन, पेंसिल, पेन, रेडियो, बैंक, लॉटरी आदि। फारसी से आए शब्द हफ्ता, मुफ्त, जुर्माना, आमदनी, आवारा, कमरबंद, किनारा, आबरू, आतिशबाजी, गिरफ्तार, मदरसा, बर्फ, नाशपाती आदि। अरबी से आए शब्द अमीर, गरीब, अजीब, अक्ल, आदत, औरत, मतलब, तारीख, इमारत, इलाज, ईमान आदि। तुर्की से आए शब्द बहादुर, चकमक, तमगा, कुली, चिक, चेचक, कालीन, बावर्ची, कैंची आदि। पुर्तगाली से आए शब्द आलपिन, तंबाकू, साबुन, तौलिया, फीता, बाल्टी, अलमारी, अनन्नास, आलू, प्याला, अचार, कॉफी आदि। अर्थ के आधार पर शब्द कहलाते हैं सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं: समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। समानार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थों में समानता हो और जो एक ही वस्तु के व्यंजक हों, वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे हवा, वायु, समीर, पवन आदि। विलोम शब्द उल्टा अर्थ देने वाले शब्द विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे हार, जीत, अंदर, बाहर आदि। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, पेड़, घर, कुत्ता, शेर आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो अनेक अर्थों के वाचक होते हैं, जैसे अर्थ अर्थात धन, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या। वाक्य में शब्दों का किस रूप में प्रयोग किया जाता है, उस दृष्टि से शब्दों को निम्नलिखित 8 भागों में विभाजित किया जाता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ये शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उनमें से कुछ का रूप परिवर्तित हो सकता है और कुछ शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह परिवर्तन विकार कहलाता है। इसी आधार पर इन शब्दों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, बच्चा गेंद से खेलेगा, बच्चे गेंद से खेलेंगे। अविकारी शब्द जिन शब्दों में वाक्य में प्रयोग करते समय कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे राम तेज दौड़ता है, राधा तेज दौड़ती है। उपर्युक्त वाक्यों में तेज शब्द अविकारी शब्द है। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी अथवा अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब तक हमने सीखा वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह है। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर स्वरों के 2 भेद हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के 3 प्रकार हैं: स्पर्श व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ध्वनियों को उनके उच्चारण के अनुसार लिखने को वर्तनी कहते हैं। क्षेत्रीयता, भाषा और बोली के प्रभाव से उच्चारण अलग अलग होने से वर्तनी की अशुद्धता होती है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। शब्दों के भेद उनकी रचना, उत्पत्ति, अर्थ एवं प्रयोग के आधार पर होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी एवं अविकारी होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द भेद उत्पत्ति के आधार पर है। अर्थ के आधार पर शब्द एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम तथा पर्यायवाची होते हैं।